हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में आपने देखा, मैंने आपको बताया है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में और उसकी फीचर्स के बारे में। और रह क्या गया है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से जो पॉइंट रह जाता है वो है इंपॉर्टेंस या फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स और द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज इस क्लास में हम इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस को कवर करेंगे और जो बेसिक इंपॉर्टेंस है, इसकी लिमिटेशन, उन सबको मैंने ऑलरेडी देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, बस इसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, आपको समझना है कि पॉइंट एक्चुअली में होता क्या है। कभी कभी टीचर्स क्या होता है, वैसे तो क्लास 11 के जो स्टैटिस्टिक्स का होता है वो पेपर स्कूल के टीचर ही जो है प्रिपेयर करते हैं आपस में, लेकिन बात ये होती है उन्हें कभी कभी थोड़ा लॉजिकल बना दिया जाता है कि एक या दो फंक्शन या भी कोई लिमिट दे रखा है, आपसे कहा जाता है इसको एक्सप्लेन करो, वेरीफाई करो किस तरह से होगा। ठीक है, तो जानना जरूरी है, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। ठीक है ना, उसके लिए बने रहना होगा मेरे साथ। तो ये पॉइंट टू पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस। जो फंक्शन है और जो इंपॉर्टेंस है दोनों ही एक ही चीज है, सेम चीज है, उसको इसलिए मैंने एक सेकंड फिलहाल जो मैटर मैंने यूज किया यहाँ पर वो मैटर यूज किया वीके वोरी बुक से। ठीक है ना, अगर आप लोग को कंफ्यूजन सर मैटर कहां से बता रहे हैं तो फॉर द रेफरेंस की स्टैटिस्टिक्स में हर एक चीज का रेफरेंस होना जरूरी है कि मैटर कहां से लिया जा रहा है। जो मैटर आपको बता रहा हूं मैं वीके वोरी बुक टीआर जीएन बुक का यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन और इंपॉर्टेंस एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहला फंक्शन है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंस ये है कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी फैक्ट होता है, उसका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन करता है। मतलब उसको क्वांटिटी में, इसका मतलब ये हुआ उसको नंबरों में कन्वर्ट करता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में केवल और केवल नंबरों की ही स्टडी हो सकती है। इसके अलावा हम दूसरी चीजों का, इमोशंस हो गया, पावर हो गया, इन सब की स्टडी हम केवल और केवल क्वांटिटेटिव फैक्ट्स दैट मींस नंबर की स्टडी कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला काम क्या होता है कि ये कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, उसको सबसे पहले नंबर में, जब एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो ये बताया जाता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, उसमें से कितने अलग अलग वैरायटी है, तो यहाँ पर नंबरों में इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। जो भी स्टैटिस्टिक्स में डेटा होता है उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि डेटा मस्ट बी कंपेरेबल। उसको हम कंपेयर कर सकते हैं आपस में, एक डेटा का दूसरे के साथ। वो कंपेयर या तो इंटरसेक्टोरल होगा, अलग अलग सेक्टर का, ठीक है ना। जैसे जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन कितना हुआ, सेकेंडरी का कितना हुआ, या फिर सेकेंडरी का और टर्सरी का कितना होगा, तो हम सेक्टर वाइज अलग अलग, जैसे एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ, ठीक है ना, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ ऑटोमेटिक यहाँ पर कंपैरिजन किया जा सकता है। दूसरा होता है टेम्पोरल। जब भी टेम्पोरल की बात होती है तो टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम। तो यहाँ पर जो डेटा का जो कंपैरिजन होता है टाइम टू टाइम, जैसे इस साल का इंडिया का जीडीपी लास्ट ईयर के जीडीपी से कंपेयर कर लिया, लास्ट ईयर का जीडीपी उससे पहले के जीडीपी से कंपेयर कर लिया। जो इनकम होती है कि जो 2022-2023 का जो है पर कैपिटा इनकम कितना है, उसके कंपैरिजन में 2019-2020 का पर कैपिटा इनकम कितना था। तो यहाँ पर जब टाइम टू टाइम, एक साल का दूसरे के साल का, एक डिकेड का दूसरे डिकेड के साथ आपस में टाइम टू टाइम, यानी कि एक ईयरली हो या फिर डिकेड के हिसाब से हो या सेंचुरी वाइज जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इंटर टेम्पोरल के नाम से जानते हैं। टेम्पर मतलब यहाँ पर ध्यान रखिए टाइम से होता है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में जो भी डेटा आप एनालाइज करते हैं उसको या तो सेक्टोरल टाइप में या टेम्पोरल टाइप में हम क्या कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं, और कंपैरिजन जरूरी होता है स्टैटिस्टिक्स में। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो डेटा आया, जो रिजल्ट आपके साथ आ रहा है, रिजल्ट में अगर फ्लक्चुएशन है, आपका जो एक्चुअल में जो हुआ है और जो स्टैटिस्टिकल जो आपका एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसके बीच में कोई डिफरेंस है, ठीक है ना, डिफरेंस है तो क्यों है, उसका रिजल्ट निकालना, उसका कॉज निकालना, डिफरेंस का क्या इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट के बारे में पता करना, इन सब के बारे में स्टैटिस्टिक्स से पता चल जाता है। जैसे हम मीन मीडियन मोड निकालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मीन इतना है, इसका मतलब इससे नीचे कितने लोग हैं और इसके ऊपर कितने जो चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम कॉज और इफेक्ट के बीच का रिलेशन जो है स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद ओईजीसी कहीं पर कोई कमी रह जाती है, उस कमी को दूर करने की हम कोशिश करते हैं। कोई चीज ओवर एस्टिमेट हो गया उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो है स्टैटिस्टिक्स जो है एक सही वे में हमें आगे के काम करने में हेल्प प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। जो भी आप इकोनॉमिक मॉडल तैयार करते हैं, इकोनॉमिक थ्योरी तैयार करते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट थ्योरी हो गया, पॉवर्टी से रिलेटेड हो गया, कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ भी काम आता है, जैसे मनी थ्योरी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, ये सारी चीजें हमेशा स्टैटिस्टिक्स डेटा के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, तय होता है। जैसे आरबीआई टाइम पे रेपो रेट बढ़ा देती है, रेपो रेट कम कर देती है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना होता है, सीआरआर होता है, एसआरआर होता है, ये सब कैसे, ये सब डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। वो इकोनॉमी में जो भी मनी का सर्कुलेशन रहता है उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करती है, उसकी स्टडी करती है, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है इकोनॉमी में एक्चुअल में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, रेपो रेट के साथ क्या किया जाना चाहिए। इसका मतलब जो थ्योरीज होती है वो सब हमारा स्टैटिस्टिक्स डेटा के अकॉर्डिंग ही तय किया जाता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब समझते हैं ना आप लोग? फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर से के बारे में पहले से ही अनुमान लगाना, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बताना। स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा हमारे पास मिलता है, हमें मिलता है, उससे ये पता चल जाता है कि हम इकोनॉमी इन फ्यूचर क्या, जैसे गवर्नमेंट जो है बजट बनाती है, गवर्नमेंट का जो बजट होता है, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से बजट नहीं बनाती है, गवर्नमेंट जो लास्ट ईयर का जो बजट था उसको एनालाइज करती है, उसकी स्टडी करती है कि कहां पर कितना पैसा हमने लगाया था, उसका रिजल्ट क्या आया, अब उसमें इतना पैसा लगाने पर उसका इन फ्यूचर रिजल्ट क्या आएगा पहले एस्टिमेट कर लेती है। मतलब साफ है कि आप कोई भी रिजल्ट, कोई भी डेटा कलेक्ट करने के बाद उसका रिजल्ट निकालते हैं, फिर उसको एस्टिमेट करते हैं कि ये काम मैंने दोबारा शुरू किया तो इन फ्यूचर हमारा क्या होता है। कैसे पता चलेगा? जब हम लास्ट ईयर का कंप्लीट रिजल्ट निकालेंगे। सो जो भी स्टैटिस्टिक्स होता है उससे हमें इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाए, जैसे नरेगा बनाया गया, मनरेगा इसका नाम सुना होगा। मनरेगा क्या होता है? मनरेगा काम है 100 डेज के लिए लोगों को क्या देना, एम्प्लॉय देना। आपके गांव में, कस्बे में जो भी होता है उनको एम्प्लॉय देना ताकि उनको काम में। तो ये सब क्या कैसे बनाया गया? क्या ऐसी मुंह उठा के बना दिया गया? नहीं, इसके लिए पहले कंप्लीट स्टडी की कि कम से कम लोगों को कितना पैसा दिया जाए और काम कहां से हो सकता है, इतना पैसा कहां से होगा, किस तरह से कलेक्ट हुआ, कैसे लोगों को दिया, इन सब के बारे में जो है क्या करना होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करना होता है, एनालाइज करना होता है, एक रैपिड सर्वे करना होता है, ठीक है, एक सैंपल में एक जगह उसको अप्लाई करना होता है, फिर देखा जाता है कि हम जो पॉलिसी बनाने जा रहे हैं क्या। देखिए, गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है सबसे पहली बात तो है पूरे देश में एक साथ वो पॉलिसी लागू नहीं होती है। सबसे पहले उसको एक शहर या एक राज्य, एक एरिया में उसको पहले इम्पोज किया जाता है, फिर वहां से कुछ दिनों तक उसको स्टडी किया जाता है कि देखा जाता है कि हमारी पॉलिसी एक्चुअली में इफेक्टिव है या नहीं है। तो पॉलिसी इफेक्टिव है या नहीं तो इम्पोज हो गया, फिर उससे रिलेटेड लगातार उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है कि एक्चुअली ये पॉलिसी क्या लोगों के काम के लिए है, इससे क्या हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट मिल रहा है। अगर हाँ उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, स्टडी का रिजल्ट रैपिड सर्वे करने के बाद, फिर उसको पूरे ओवरऑल कंट्री में क्या किया जाता है, अप्लाई कर दिया जाता है। जैसे जीएसटी जब लागू हुआ था एक साथ पूरे देश में नहीं हुआ था, कुछ एरिया में लागू किया गया था। जब वहां पर देखा कि हाँ बढ़िया इसका रिजल्ट आ रहा है, पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है ना। मनरेगा भी शुरू हो गया एक साथ, साल जगह में गुजरात, सूरत वगैरह कुछ 2-4 एरिया में शुरू हुआ था, धीरे धीरे पूरे इंडिया में लागू हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टडी किया, समझा कि हाँ ये एक्चुअली बेनिफिशियल हो सकता है, तब जाके ये पॉलिसी इम्पैक्ट में लाई जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल तय करने के लिए आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में। ठीक है, क्लास 11 में आपने सॉरी अभी तो 11 में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ चुके हैं। वहां पर इक्विलिब्रियम लेवल तय होता है किससे, डिमांड एंड सप्लाई में, कि कितनी प्राइस के कितना डिमांड है और कितनी प्राइस में कितना सप्लाई है। जहां पर दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो वहीं पर इक्विलिब्रियम लेवल तय हो जाता है। तो इसका मतलब होता है एक नंबर से, एक डेटा के थ्रू पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल तब होती है जब उस इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर। ये तो क्लास 12 का टाइम है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू ही पता चलता है इकोनॉमी हमारा इक्विलिब्रियम लेवल पे है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके फंक्शंस और इंपॉर्टेंस कि स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली में क्या पता चलता है, स्टैटिस्टिक्स से हमारी कंट्री को क्या फायदा है या हमें क्या फायदा है। लेकिन इतना सारी फायदेमंद होने चीज, हर एक सिक्का जो बनाया जाता है ना, इसके दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। अगर इसके फंक्शंस और इंपॉर्टेंस है तो जाहिर सी होता है स्टैटिस्टिक्स की कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, कुछ डिमेरिट्स होंगी, कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है? जो फायदे हैं
फायदा जब ओवर हो जाता है वही नुकसान करने लग जाता है। आप जैसे अब दूध है हमारे लिए बहुत ज्यादा बैलेंस डाइट है, हम दूध लेते हैं हमारी बॉडी के लिए सही है, लेकिन आप एक बार में बहुत ज्यादा दूध पी लो तो दिक्कत हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं, इंपॉर्टेंस होता है, उसका एक सेकंड साइड होगा ही, डायरेक्ट फिक्स जरूर होगा। तो यहाँ पर भी हम स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे, स्टैटिक्स के लिमिटेशंस की। सबसे पहला लिमिटेशन तो यही है कि स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। स्टैटिक्स में ओनली नंबर की स्टडी की जाती है, जिसको नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उसको स्टडी में नहीं पढ़ सकते। आपके 10th में कितने मार्क्स आए, स्टडीज इसकी बात करके बता देगा कि हम इंटेलिजेंट है, लेकिन स्टडीज कभी ये नहीं बता पाएगा उस मार्क्स लाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, आपने खाना खाया है नहीं खाया है, आपने जो है कितने सेक्रीफाइस किया है, कितने रातें जागी हैं, कितने घंटे पढ़ाई किया है, आपकी तबीयत खराब हुई है उसके बावजूद भी आपने पढ़ाई किया। स्टडीज कभी भी इन चीजों के बारे में स्टडी नहीं करता। स्टडीज में केवल नंबर और ओनली नंबर्स की ही स्टडी होती है, नंबर के अलावा बाकी सब चीजें छोड़ दिया जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। स्टडीज में दूसरी सबसे बड़ी कमी यही है, वैसे ये तो इसके फायदा है, एग्रीगेट्स की होता है कि स्टडीज में एग्रीगेट्स की स्टडी होती है, मतलब ग्रुप की, सारे डेटा का कंबाइन स्टडी करेंगे, लेकिन आपके पास किसी चीज का खाली एक ही नंबर है तो उसकी स्टडी नहीं होती है। जैसे कल की क्लास में जब मैंने पढ़ा रहा था, ठीक है ना, इसके लास्ट वीडियो में आपने देखा, डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, प्लेलिस्ट कंप्लीट दिया होता है, प्लेलिस्ट में जाइए आपको सारी वीडियोस लगभग मिल जाएंगी, तो वहां से देखिएगा आप, आपने मैंने बता रखा है कि स्टडीज में एग्रीगेट मतलब पूरे ग्रुप की स्टडी की जाती है। फॉर एग्जांपल आपके 10 में कितने परसेंटेज आए, 80% आए, इस स्टडी से, क्योंकि सारे नंबर को जोड़ के नंबर से डिवाइड कर दिया तो मिल गया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मेरे हिंदी में 90 मार्क्स आए, स्टडी कीजिए स्टडीज के अकॉर्डिंग, क्या स्टडी करेंगे? हिंदी में 90 मार्क्स आए तो आए, हिंदी तो सब्जेक्ट, इसमें क्या स्टडी करना? तो स्टैटिक्स में कभी भी एक सिंगल आइटम की स्टडी नहीं होती है, ध्यान में ही रखना, ये लिमिटेशन है, क्योंकि जो सिंगल मिलता है वो स्टैटिक्स में कवर ही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टैटिक्स में जो कुछ भी डेटा होता है, डेटा की सबसे बड़ी यही चीज है कि सारा डेटा एक जैसा होना चाहिए, दैट इज नोन एज होमोजेनिटी एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। अगर डेटा में होमोजेनिटी नहीं है तो आप कभी भी स्टडी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा आपके मार्क्स बताओ, तो क्लास 10th के मार्क्स बताने होंगे, वो भी फाइनल एग्जाम के। मैंने आपने कहा अरे मेरे मार्क्स तो प्री बोर्ड में इतने आए, हाफ ईयरली में इतने आए, यूनिट टेस्ट में इतने आए, तो इससे क्या होमोजेनिटी नहीं है। मैंने आपसे मार्क्स पूछा क्लास 10th फाइनल एग्जाम में, तो आपको फाइनल एग्जाम के मार्क्स बताने होंगे, मतलब होमोजेनिटी होना, जो डेटा होना चाहिए वो एक ही चीज का होना चाहिए, ठीक है। अगर अलग अलग चीजों की वैरायटी हो जाता है तो वहां पर रिजल्ट भी रॉन्ग निकलता है। पॉइंट नंबर 4, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन द एवरेज। कभी भी ध्यान में रखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स से जो रिजल्ट आता है, जैसे मार्क्स होता है 5 सब्जेक्ट का होता है तो सही होगा ही होगा, लेकिन जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और उसकी स्टडी करते हैं, उसका रिजल्ट कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है, उसमें कुछ कमियां जरूर होती है, चाहे वो पर्सनल बाइस से आ जाए या एस्टिमेशन से रिलेटेड आ जाए या फिर ओवर एस्टिमेशन से आए, किसी भी तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग हो जाए, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हो जाए, लैप ऑफ टाइम के कारण, जैसा भी हो जाए, कुछ वेरिएशन जरूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ स्टैटिस्टिक्स से आप जो भी रिजल्ट निकालेंगे वो हमेशा एवरेज रिजल्ट आएगा, 100% ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, अगर उस डेटा का कंप्लीट सोर्स आपको पता नहीं, आपने डेटा कहां से लिया है, तो इसका मतलब होता है कि आपका रिजल्ट जो है गलत हो सकता है। जैसे आपसे मैंने पूछा बताइए इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, आपने नेट में सर्च कर दिया और आपके बताया कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन आज के टाइम में 144 करोड़ है, 144 करोड़ है, आपने मुझे बता दिया 144 करोड़ है। क्या ये डेटा सही है? अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये डेटा आपको कहां से मिला? आपने गूगल में सर्च कर रहा था, एक माई ब्लॉक वेबसाइट के नाम से, वहां से डेटा मिल गया, तो गलत है, क्योंकि आपने गलत वेबसाइट से ये उठाया। आपको लेना चाहिए था इंडिया की सेंसस ऑर्गेनाइजेशन से, जहां पर जो ये डेटा कलेक्ट किया जाता है वहां से लेना चाहिए था। इसका मतलब अगर रेफरेंस सही ना हो तो जो रिजल्ट निकल के आता है, जो डेटा हमारे पास आता है, वो रॉन्ग रिजल्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कैन बी यूज्ड बाय द एक्सपर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि स्टैटिक्स में जो भी डेटा आता है, जो भी प्रेजेंटेशन होता है, वो ओनली एंड ओनली एक एक्सपर्ट ही समझ सकता है जो उससे रिलेटेड होता है। ठीक है ना, जैसे हम टीचर से बुक देखते तो आप पहली बार ये सब देखेंगे, आपकी बुक में जो ग्राफ बना होता है, चार्ट बना है, क्या चित्र वगैरह बना होता है, तो ये सब नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आप अभी तक उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो स्टैटिक्स को समझने के लिए एक्सपर्ट होने की जरूरत है। ठीक है ना, जैसे आप लोग ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे, ठीक है ना, शेयर ऑप्शन ट्रेडिंग हो, शेयर मार्केट पैसा लगाते होंगे, पैसा लगाने के लिए ग्राफ देखना पड़ता है, और ग्राफ जब होता है कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाता है। ठीक है ना, तो ये ग्राफ देंगे, कोई दूसरा आदमी को लेके जाए, बताओ ये इसमें क्या चल रहा है, वो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं ग्राफ क्या बता रहा है। लेकिन जो ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, जिसको ग्राफ की नॉलेज है, बता देगा अरे ये तो यहाँ पर जो है शेयर मार्केट में पर्टिकुलर शेयर का रेट बढ़ रहा है, यहाँ पर डाउन हो रहा है, ये आराम से बता देगा, बिकॉज ही हैज द नॉलेज। मतलब एक्सपर्ट होना जरूरी है अगर स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना है। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है स्टैटिस्टिक्स के बारे में है कि पॉइंट टू मिसयूज, स्टैटिस्टिक्स के डेटा अगर सही तरीके से कलेक्ट करके नहीं रखा जाता है तो मिसयूज हो सकता है। तो मिसयूज को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि इसलिए डेटा को जो रखा जाए, जो यूज करने वाला होता है वो अपने तक ही लिमिट रखना चाहिए। अगर वो पब्लिक के लिए जरूरी है तभी ही अलाउ किया जाए, अदरवाइज नहीं। तो ये रहा इसकी लिमिटेशंस और इम्पोर्टेंस। इसके अलावा कोई टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर कोई आप में से कोई नया है, जब मेरे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।